वेलकम टू द लेक्चर सीरीज। आई एम डॉक्टर स्मृति पाढ़ी एंड हमेशा की तरह मैं जो लेक्चर शूट कर रही हूँ वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के उनके लिए है एंड जो बच्चे जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के लिए उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल हो सकते हैं। सो इन आवर सिलेबस वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑलवेज दैट इज ऑफ थ्योरीज एंड कल्टीवेशन थ्योरी जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कल्टीवेशन थ्योरी। सो कल्टीवेशन थ्योरी के बारे में इस लेक्चर में हम और जानेंगे। सो बिफोर मूविंग ऑन टू व्हाट कल्टीवेशन थ्योरी इज, किसने उसे दिया, क्यों दिया, कैसे ये स्टार्ट किया गया, लेट अस जस्ट गो टू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ दैट। सो कल्टीवेशन थ्योरी से पहले के जो थ्योरीज थे उनको हम जो मास सोसाइटी थ्योरीज के अंदर वो आते थे, मतलब जिससे पहले बहुत शुरुआती दौर में जब मीडिया नया नया हमारे लाइफ्स में आया था तब ये माना जाता था कि व्हाटएवर कंटेंट मीडिया इज गिविंग, जो भी चीज मीडिया के थ्रू परोसा जाता था, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, रेडियो के थ्रू हो या मैगजीन्स के थ्रू हो, वो ऑडियंस बिना क्वेश्चन किए एक बहुत पैसिव तरीके से उसको ले लेते थे। जितना दिया जाता था ले लेते थे, जैसे उनको दिया जाता था बिना क्वेश्चन किए, बिना सिलेक्ट किए वो पूरे के पूरे ले लेते थे। दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी, बुलेट थ्योरी। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जैसे बुलेट आता है, when a bullet is thrown at you, what happens? You have no choice. You will take it inside and you will either die or you will get injured. You can't say कि मुझे लेफ्ट से बुलेट आए या राइट से आए, मुझे आधा ही पेनिट्रेट करे, इतना ही मुझे छू के निकल जाए। You can't do that. आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो मास सोसाइटी थ्योरी में एक नीडल के जैसे आपको मैसेज आपके अंदर घुस जाता है और जो जैसा वो बताना चाहता है ऑडियंस बिना क्वेश्चन किए पूरे के पूरे वैसे वो ले लेते हैं, उस मैसेज को वैसा ही वो समझ लेते हैं। दैट वाज व्हाट मास सोसाइटी थ्योरी स्ट्रेस्ड ऑन कि ऑडियंस होमोजेनियस है, दे आर जस्ट इक्वल टू पैसिव लेम डक्स हु डोंट क्वेश्चन एनीथिंग एंड कंज्यूम मीडिया मैसेजेस इन कंटेंट एज एंड व्हाट इज गिवन टू देम। बट समय के साथ when we had more content coming in different forms of medium, आता है हमारा limited effects theory. So Paul Lazarsfeld comes up with this limited effects theory in late 1940s, जहां पे वो ये स्ट्रेस करते हैं कि ठीक है मीडिया का इम्पैक्ट है बट एब्सोल्यूट नहीं है, बिकॉज जो ऑडियंस है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, देयर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड इज डिफरेंट। तो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से वो जेंडर के हिसाब से कोई मेल है, फीमेल है, वो अपने इश्यूज उनके अलग है, आइडियोलॉजिकल जो स्टैंसेस है, जो पोजीशन है उनका वो अलग है, वैल्यू सिस्टम अलग है, फैमिली अलग है। सो बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स वो कंटेंट को भी अपने हिसाब से, अपने आइडियोलॉजी, अपने सोच के हिसाब से उसको सिलेक्ट करके वो कंज्यूम करेंगे। दिस इज व्हाट लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी सेड। एंड उसमें एक और बात आती है कि नीड्स के हिसाब से भी, जैसे आप लोगों में से सब लोग जो कंटेंट टीवी देखते हैं, टीवी में कुछ एंटरटेनमेंट के लिए देखते होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए देखते होंगे। एक रिक्शा वाला दिन भर जो अपना रिक्शा चलाता है वो शाम को इंफॉर्मेशन से ज्यादा एस्केप चाहता है कि दिन भर के थकान से जो कंटेंट उसको दूर ले जाए, तो वो ऐसा कंटेंट चाहता है। And some people also watch content from TV or other media just to be in a social interaction, be in group। जैसे आपने देखा होगा शाम को मोहल्लों में आंटियां जो निकलती हैं वो गॉसिप्स करती हैं, एक ही टाइप के सीरियल के बारे में वो डिस्कस करती है कि आज तो इस सीरियल में ये दिखाया गया। सो अगर वो नहीं देखेंगे तो क्या होगा, वो ग्रुप से, कॉन्वर्सेशन से आउट हो जाएंगे। So because they want to remain in that conversation, socially वो interact करना चाहते हैं, ग्रुप में बने रहना चाहते हैं, तो वो एक तरीके का कंटेंट सीरियल देखते हैं। तो लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी कहता है कि नहीं जी, एब्सोल्यूट नहीं होता है इम्पैक्ट, होमोजेनियस क्योंकि नहीं है ऑडियंस, हेटेरोजेनियस है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनके डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, आइडियोलॉजीज के हिसाब से, वैल्यूज के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से वो मीडिया कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे और कंज्यूम करेंगे। नाउ कम्स टेलीविजन इन अमेरिका। 60 के और लेट 60s के दशक की जब हम बात करें, टेलीविजन वाज देयर इन एवरी हाउस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो टेलीविजन क्योंकि लोग इतना ज्यादा देख रहे थे, तो टेलीविजन के का जो इम्पैक्ट था लोगों में वो बहुत ज्यादा था, राइट। सो जो वो सेलिब्रिटीज को, एक्टर्स को टेलीविजन में देख रहे थे, लोग उनको कॉपी करने लगे थे, वो उनके जैसा चलने लगे थे, ड्रेस पहनने लगे थे। सो एक ख्याल आया जो
प्रेसिडेंट थे उस समय के, लिंडन बी जॉनसन, 1968 में उन्होंने एक कमिटी बनाई, एक कमीशन उन्होंने सेटअप किया, नेशनल कमीशन ऑन कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस, कि उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा वायलेंस भी है टेलीविजन कंटेंट में, तो इसका भी तो प्रभाव पड़ता होगा लोगों में, ये भी तो इन्फ्लुएंस करता होगा, सो मच ऑफ सेक्स एंड वायलेंस वाज देयर इन द टेलीविजन कंटेंट। तो इसके चलते उन्होंने 1968 में एक ये कमीशन वो सेटअप करते हैं, जिसके जो कि टेलीविजन के ऊपर जो कंटेंट दिखाया जा रहा है उसको वो स्टडी करता है कि व्यूअर्स के ऊपर उसका कितना प्रभाव है, कैसा प्रभाव है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायमेंशन क्या है उस इन्फ्लुएंस का। एंड based on a part of this commission only, George Gardner, who was the dean of Annenberg School of Communication, University of Pennsylvania, he was born in Hungary, but then his entire career was in United States of America. उन्होंने ये cultural indicators project एक शुरू किया, where he studied 3000 television programs, जिसमें कि 35,000 characters को उन्होंने स्टडी किया सर्वे मेथड से। And in this survey he divided his respondents into 3 groups, एक लाइट व्यूअर्स जो 2 घंटे से कम टीवी देखते हैं, एक मीडियम रेंज व्यूअर्स जो कि 2 से 4 घंटे के बीच में टीवी देखते हैं, एंड एक हैवी व्यूअर्स जो 4 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं। तो इन 3 प्रकार के लोगों के ऊपर उनका ये पूरा सर्वे बेस्ड था। एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि टेलीविजन के कंटेंट के ऊपर इतनी बड़ी स्टडी क्यों, बिकॉज टेलीविजन फ्रेंड्स एक बहुत यूनिक मीडियम था, आपको समझने की आवश्यकता है दैट पहले के जो मीडियम्स थे, आप या तो एक मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आपको सुन नहीं रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, यू कैन इमेजिन देन एंड देयर जो भी आप पढ़ रहे हैं, व्हेन वी रीड बुक व्हाट हैपेंस, जो भी हम नॉवेल पढ़ रहे हैं हम इमेजिन कर रहे हैं, दिमाग में एक पिक्चर बन रहा है, रेडियो हम सुन रहे हैं लेकिन हमारे जो आईज है वो एंगेज नहीं है, तो हम सुनते सुनते भी इमेजिन कर रहे हैं। बट जब टेलीविजन की बात आई वो आपके कान को भी एंगेज रख रहा है, आपके आंखों को भी एंगेज रख रहा है, सो बिकॉज इट इज एंगेजिंग यू सो हेवीली, तो आपके पास इमीडिएट इमेजिनेशन का स्कोप नहीं है। पर जब आप वो शो जब खत्म हो जाता है, इट इफेक्ट्स योर सबकॉन्शियस माइंड सो स्ट्रांगली कि उसके बाद आपका वो इम्पैक्ट पता चलता है। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, हॉरर शो जब देखना होता है तब तो वो पॉपकॉर्न खाते हुए हॉरर शो देख लेते हैं, बट आफ्टर दैट शो इज ओवर, वो गर्ल्स मेरे पास आके कहते हैं कि मैम हम लोग तो कल बहुत डरे हुए थे हॉस्टल में, हम वॉशरूम जा नहीं पाए लेट नाइट। क्यों? वो टेलीविजन पे वो शो खत्म होने के बाद रात भर उनको नींद नहीं आता, वो बेचैन रहते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव वॉच्ड अ हॉरर शो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि टेलीविजन का इम्पैक्ट शो खत्म होने के बाद तक कितना गहरा, कितना सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट कर रहा था। इसी के चलते ये कमीशन ये देखना चाहती थी कि टीवी का कंटेंट कितने मैग्नीट्यूड, यू नो हाउ मच इट इज इन्फ्लुएंसिंग पीपल, जो वायलेंस है, जो वायलेंट कंटेंट है, जो बच्चे भी कंज्यूम कर रहे हैं और हर एज ग्रुप के जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट और मैग्नीट्यूड कितना है। दैट इज व्हाई जॉर्ज गर्नर स्टार्टेड दिस कल्टिवेशन इंडिकेटर प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया। एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट कि इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने क्या किया। Gardner, in his analysis, he tried to find out 3 things. जब वो कल्टीवेशन थ्योरी, जब वो कल्टीवेशन कल्चरल इंडिकेटर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, so he tried to analyze 3 levels. First, institutional analysis उन्होंने किया कि जो कंटेंट मीडिया दे रही है, जो इश्यूज को मीडिया सिलेक्ट कर रही है, जो थीम्स को मीडिया सिलेक्ट कर रही है, वो 100 में से 100 इश्यूज तो सिलेक्ट नहीं कर रही है। So many events are happening in one single day, but in news we see how many, maybe say 30 out of those 100 events, or the themes on which serials are made, TV programs are made, there's so many themes around us, but why only certain themes get a place over the television? So there are many factors. Maybe TRP is a factor, maybe funding is a factor, maybe interest of the content producer is a factor. So उन्होंने पहला तो institutional analysis करके वो देखा कि क्या-क्या factors इसके पीछे हैं content selection के। Second, message system analysis कि whatever message is being given through the television, जो भी violence दिखाया जा रहा है, जो भी content दिखाया जा रहा है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको कर रहा है? Who are more likely to be affected? Who is watching those messages? For example, people who are going out to work, वो तो दिन भर घर से बाहर रहते हैं. But what about kids who are staying at home? What about the older people who are staying at home? तो गर्डनर के एनालिसिस में ये पता चलता है कि हैवी व्यूअर्स होने की संभावना ज्यादा उन लोगों की है जो कि पूरे दिन घर पे रहते हैं. People who are staying at home are more likely to be heavy
viewers and thereby more influenced by the messages that is being shown through television. And third, उन्होंने cultivation analysis किया, which is very important. Please try and remember this thing. Cultivation analysis में finally गर्बर ने ये study करना चाहा कि what kind of values, what kind of attitudes, what kind of thinking process is cultivated in the entire process of television watching or content viewing. The name of the theory is cultivation theory. इसी से आपको पता चल सकता है this theory is also known as Stagomite theory. मतलब ये एक दिन में डेवलप नहीं होता. जैसे cultivation मतलब उगाना. जब आप खेती करते हैं, जब आप कोई चीज उगाते हैं, तो एक दिन में तो नहीं उगता है. It takes some time. So cultivation theory में भी यही कहा गर्डनर ने कि जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जिस कंटेंट की तरफ आप एक्सपोज हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जो है ओवरनाइट नहीं है, एक दिन का नहीं है. Gradually over a period of time, धीरे करके this content is going to influence your thinking process, your attitude, your belief system. That is why this theory was known as cultivation theory. तो चलिए, तो cultivation analysis जब जॉर्ज गर्डनर ने किया कि कैसे क्या एटीट्यूड कल्टीवेट होता है, तो उन्होंने पाया कि मीन वर्ल्ड सिंड्रोम एक डेवलप हो सकता है हैवी व्यूअर्स में. मतलब जो लोग बहुत ज्यादा टेलीविजन कंटेंट देखते हैं, मोर देन 4 आवर्स जो कंज्यूम करते हैं पर डे टेलीविजन कंटेंट, दे आर मोर लाइकली टू सी द वर्ल्ड एज अ मीन प्लेस, एज अ इनसिक्योर प्लेस. एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे एक बच्चों का जो कंटेंट आता है, जैसे टॉम एंड जेरी के जो कार्टून्स आते हैं, उसमें भी बहुत एक वायलेंस का उसमें आप देखेंगे होता है. जैसे उलट पुलट के गिर जाना, या एक धक्का दे देना और बहुत दूर जेरी जाके गिर रहा है, या वो हवा में उछल जाना एंड देन वो ब्लास्ट हो जाना एंड देन पूरा घर उड़ गया. सो दिस वाज आल्सो कैटेगराइज्ड अंडर वायलेंस. तो जो बच्चों के कार्टून्स थे उसमें भी वायलेंट कंटेंट बहुत ज्यादा था. तो ये उन्होंने कहा कि जो बच्चे बहुत ज्यादा टेलीविजन देखते हैं, ये बहुत चांसेस है कि वो दुनिया को एक मीन, एक इनसिक्योर, एक बहुत ही एक बुरे जगह के हिसाब से वो देख सकते हैं. एक और एग्जांपल, जो क्राइम बेस्ड जो सीरियल्स हैं, जो शोज हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल है या सावधान इंडिया, आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा उन शोज को देखते हैं, मान लीजिए आपने 5-6 ऐसे थीम्स देख लिए जिसमें छोटा बच्चा किडनैप हो जाता है, तो ये चांसेस है कि आपको ये लगेगा कि कहीं हमारा बच्चा भी तो किडनैप नहीं हो जाएगा, स्कूल से लौटते वक्त कहीं बहला फुसला के कोई इंसान उसको, हमारे बच्चे को लेके तो नहीं चला जाएगा. तो बार बार जब आप एक तरीके के कंटेंट देखते हैं, तो गर्डनर कहते हैं कि वर्ल्ड को, दुनिया को आप एक मीन जगह, एक इनसिक्योर, एक अनसेफ जगह की तरह आप देखने लगते हैं. एंड ही सेज that people generally choose content जो उनके खुद के पुराने आइडियाज एंड बिलीफ को रीएनफोर्स कर देते हैं. मान लीजिए आप सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रकार का, एक पर्टिकुलर तरीके का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए इन विमेन. आपके सोच को मैच करता हुआ कंटेंट आप चूज करके देखेंगे, ऐसा गर्डनर ने पाया और माना. सेकंड, उन्होंने ये देखा कि जो मीडिया है, वो लोग जो पहले से सोचते हैं उन्हीं विचारों को अंडरलाइन कर देते हैं, रीएनफोर्स कर देते हैं, जो कि बहुत ही विच इज वेरी कॉमन, बिकॉज लोग अपने हिसाब के चीजों को देखेंगे, उनके आइडिया से मैच करते हुए चीजों को देखेंगे. सो वो वही कंटेंट चूज करेंगे जिससे वो इत्तेफाक रखते हैं, जिससे वो एग्री करते हैं. सो बार बार ऐसा कंटेंट देखते देखते उनके आइडियाज भी सॉलिडिफाई हो जाते हैं. वो मान ही लेते हैं कि हाँ जी यही सच है, जो टेलीविजन की दुनिया में सच दिखाया जा रहा है, एक्चुअल वर्ल्ड भी वैसा है, एक्चुअली रियलिटी वही है. सो बट दिस मे नॉट बी ट्रू. गर्डनर सेज कि मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल रियलिटी नहीं हो सकता है, बिकॉज एक फिल्टर के तहत सिलेक्शन ऑफ कंटेंट होता है, टीआरपी फैक्टर्स को देखते हुए सिलेक्शन ऑफ कंटेंट होता है. तो इट मे बी दैट मीडिया में जो चीजें दिखाया जा रहा है वो 100 आउट ऑफ 100% ट्रू नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, बट लोग उसको मान लेते हैं. जो हैवी व्यूअर्स हैं, रिजल्ट ये कहता है कल्टीवेशन थ्योरी का, दैट people who spend more time on television, people who are heavy viewers, वो gradually ये believe करने लगते हैं that reality which is shown on television is actual reality. So this is what George Gardner said in his theory of cultivation. Cultivation theory में वो ये कहते हैं. मेन स्ट्रीमिंग और रेजोनेंस के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जो इसी थ्योरी का पार्ट था. एंड आज के डेट में व्हेन यू आर कैरिंग मोबाइल फोन्स 24/7 इन योर पॉकेट्स, और टेलीविजन सिर्फ एक ड्राइंग रूम में रखा जाने वाला चीज नहीं है,
टेलीविजन कंटेंट आप 24 घंटे में कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कल्टीवेशन थ्योरी आज के डेट में अगर स्टडी किया जाए तो आई थिंक इसका इम्पैक्ट और भी देखा जा सकता है। सो विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच।